मॉर्निंग ऑल। तो आज हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर का पार्ट 2, क्योंकि हमारा जो पार्ट 1 वाला वीडियो है उसमें आपने सर्किट ब्रेकर के प्रकार पढ़े, टाइप्स पढ़े, जैसे ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वीसीबी पढ़ा आपने, और एक अहम सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल पार्ट जैसे SF6 सर्किट ब्रेकर और कंप्लीट का इलेक्ट्रिकल स्कीम जो है उस पार्ट में नहीं बताया था। और मैंने आपको ये बोला था फ्रेंड्स कि जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें बात करेंगे। तो आज पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, और आज हम क्या पढ़ेंगे स्पेशली SF6 सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल स्कीम कैसे उसके होते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसको। देखिए, ये जो इमेज आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये इमेज आपका है सर्किट ब्रेकर का, SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब SF6 इसको क्यों बोला जाता है ये भी एक समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपको रिमेंबर होगा, अगर आपको ये याद होगा, पार्ट 1 के वीडियो में VCB का नाम VCB क्यों पड़ा था? क्योंकि कोई भी सर्किट ब्रेकर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आर्क क्वेंचिंग मीडियम। करेक्ट है दोस्त? यानी कि वो सर्किट ब्रेकर जो आर्क क्वेंच करने के लिए मीडियम का यूज़ करता है, उसी आर्क क्वेंचिंग मीडियम के नाम पे हम लोग ब्रेकर का नाम रखते हैं। जैसे VCB में क्या था? वैक्यूम था, आर्क क्वेंचिंग, इसीलिए उसका नाम ही है क्या? वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल टाइप में क्या था? आर्क क्वेंचिंग मीडियम क्या था फ्रेंड्स? ऑयल था, इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा? ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। अब ऑयल टाइप में भी 2 पार्ट मैंने बताया था, मिनिमम ऑयल, बल्क ऑयल। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में आपने क्या देखा था कि ब्रेकर के साथ में एक अलग से चैम्बर होता था जिसमें प्रेशराइज एयर हम लोग रखते थे, और जब ब्रेकर को ऑपरेट करना होता था उस समय वो सर्टन प्रेशर पे जाके वो प्रेशराइज एयर रिलीज होता था और आर्क को क्वेंच करता था। ठीक है, अब बात करते हैं तो SF6 क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि जो ये ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर है, क्या नाम है दोस्तों इसका? SF6CB। इसमें जो आर्क का क्वेंचिंग होता है, आर्क क्वेंचिंग, वो कौन करता है? SF6 सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। ये आपको सबको पता है। यानी कि कोई भी जो आर्क क्वेंचिंग का जो टैंक मैंने बताया था आपको, जहाँ पे ये चैम्बर होते हैं, अब मतलब ये आपका एक चैम्बर है जो ये कॉन्टैक्ट हटते थे। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो इसमें क्या भरा रहता है डियर? इसमें भरा रहता है SF6 गैस। ठीक है, अब SF6 गैस भरा रहता है और यहाँ पे इसी में आर्क को क्वेंच करता है। यानी अब बोलेंगे SF6 गैस क्यों? क्योंकि ये भी सवाल आता है कि भाई जब हमारे पास मिनिमम बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर और आपके पास VCB, ये सारे थे, तो आज हमको ये SF6 क्यों लेना पड़ा? ये भी एक सवाल आना चाहिए। क्यों? अब सवाल इसलिए आना चाहिए क्योंकि SF6 गैस कहीं ना कहीं इंसान के लिए डेंजरस भी है। ठीक है, लेकिन अब वो किस मात्रा में डेंजरस है वो भी आपको एक जानने का विषय है। लेकिन SF6 गैस यहाँ पे लेने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण क्या है कि ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में अच्छा परफॉर्मेंस आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर SF6 गैस यूज किया, जो ब्रेकर का साइज, मान लीजिए आप एग्जांपल की तरह आपको मैं बता रहा हूँ, आपको आप फील भी करोगे, आप गौर भी करोगे, अब देखोगे जो ब्रेकर मान लो इतना सा था, अभी वही ब्रेकर SF6 के साथ कितना सा हो गया? ठीक है, साइज। तो SF6 गैस लेने के कारण से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये हाईली इनर्ट गैस होता है जो कि, और बहुत ज़्यादा इसका इंसुलेशन वो होता है, तो
SF6 लेने से क्या हम लोग क्या देख रहे थे, अभी जो ऊपर के तीनों ब्रेकर का हमने टाइप पढ़ा था, वैक्यूम में क्या इशू था फ्रेंड्स कि भाई बहुत बड़े लेवल पे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि वैक्यूम में आर्क क्वेंच करने में टाइम लगता है, तो उसके टैंक के साइज़ बड़े हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप वोल्टेज लेवल बढ़ाएंगे तो आपका आर्क जो है वो भी, आर्क का जो परसेंटेज है आर्क डेवलप होने का या क्वेंच होने का जो टाइम है वो आपका बढ़ने लगता है। तो आपने ये देखा था कि VCB सफिशिएंट नहीं था। फिर आया आपका ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। ऑयल टाइप में सबसे बड़ा टेंशन क्या था दोस्तों? ऑयल का लीक होने का। क्यों? क्योंकि डे टू डे जैसे जैसे क्या होता था कि आपका बार बार आर्क क्वेंच करना, बार बार आर्क क्वेंच करने से क्या होता था, बहुत ज़्यादा आर्क डेवलप होता था ब्रेकर के अंदर, जिससे से क्या होता था आपका जो ऑयल था, ट्रांस मिनरल ऑयल या जो भी ऑयल बोलिए, जो भी नहीं बोल सकते, मिनरल ऑयल ही होता है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है, सेम टाइप का ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं ब्रेकर में भी। तो वो ब्रेकर का ऑयल क्या था, बार बार गर्म, बार बार आर्क डेवलप होने से क्या होता था, पतला होने लगता था, थीन होने लगता था। अब उससे क्या होता था कि भाई उसमें लीकेज के रेटेड या चांसेस बढ़ने लगते थे, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तब एक और ब्रेकर आया था आपके पास कि भाई हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं। तब एयर ब्लास्ट में सबसे बड़ा परेशानी क्या था कि एक अलग से चैम्बर बनाना पड़ रहा था जो आपका प्रेशराइज एयर को रख के उसमें आर्क क्वेंचिंग के समय में हम लोग एयर रिलीज़ करते थे। ये सारी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी डियर क्या है, अभी जो इंडिया में वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री की बात करूं तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कौन सा है, SF6। क्यों कि SF6 जो है बहुत ही अच्छा आर्क क्वेंचिंग के लिए यूज करते हैं। इसीलिए अगर हम लोग कभी GIS भी पढ़ेंगे, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, तो उसमें भी SF6 गैस ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली इनर्ट होता है और इसका बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ये जो है इंसुलेशन का बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि अगर आप एक फेज से दूसरे फेज में अगर मान लो 4 मीटर का डिस्टेंस आपको चाहिए, अगर इसको यूज करेंगे तो हो सकता है ये 600 mm में भी हो जाए, तो इतना अच्छा है। इसीलिए SF6 ब्रेकर लेने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हुई। जैसे ऑयल, अब इसमें तो SF6 गैस भरा हुआ है, तो इसमें ना ऑयल का लीकेज हुआ, ना इसको अलग से कोई चैम्बर चाहिए एयर के लिए, ना इसमें वैक्यूम चाहिए। तो इसको क्या है, एक्सेस SF6 गैस लेने से हमारी सारी ये सब जो अदर ब्रेकर में प्रॉब्लम था वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको हम लोग किसी भी लेवल तक यूज कर सकते हैं। SF6 को हम लोग किसी भी लेवल तक यूज कर सकते हैं डियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो SF6 को जो है हम लोग यूज कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, तो हम लोग इस ब्रेकर को फ्रेंड्स SF6CB कैन यूज अप टू 765 kV। अभी जो मोस्टली यूज होता है वोल्टेज लेवल, अपर वोल्टेज लेवल, वो 765 ही अवेलेबल है। तो हम लोग जो है SF6 सर्किट ब्रेकर को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब एक छोटा सा सवाल आपको ये भी आना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं था। अगर मेरा CT वाला वीडियो पढ़ेंगे तो क्या होता है, मैंने एक लाइव टैंक और डेड टैंक की भी बात किया है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये लाइव टैंक है कि डेड टैंक है? थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सर्किट ब्रेकर में भी दो पार्ट्स होते हैं, आइदर वो लाइव टैंक होता है, अदर वो डेड टैंक होता है। तो हम लोग डेड टैंक जो है वो ओल्ड टेक्नोलॉजी होता था, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। क्योंकि डेड टैंक में क्या होता है, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के पास रहती है, लाइव पार्ट से उसको नीचे लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर। देखिए, मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताया दोस्तों। सर्किट ब्रेकर जो है इसके भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं, आइदर वो लाइव टैंक सर्किट ब्रेकर होता है, आइदर वो डेड टैंक सर्किट ब्रेकर होता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइव टैंक क्या होता है और डेड टैंक क्या होता है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आपको परेशानी होगा। अब देखिए, ये एक सर्किट ब्रेकर है, मान लीजिए SF6 है, लेकिन सारे में प्रोसेस एक ही होते हैं। अब क्या है कि इधर एक तरह से आप लाइव कनेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं, इधर से आप निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, अगर आप ये SLD को देखेंगे तो क्या है, एक कंडक्टर जा रहा है, बीच में ब्रेकर है, फिर कंडक्टर निकल गया, यानी कि ब्रेकर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आपको पता है ब्रेकर हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में, क्योंकि अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो सर्किट को ब्रेक कर ही नहीं सकता। ठीक है,
यानी कि सर्किट ब्रेकर ऑलवेज कनेक्टेड होगा सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या है कि इधर से कनेक्ट होकर इधर से निकल जाएगा, और अब इसी बीच में जो है इसको डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करने का प्रोसेस होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि सर्किट ब्रेकर में जब भी सर्किट को ब्रेक करेंगे तो आपका क्या होगा, आर्क डेवलप होगा। अब आर्क डेवलप होने से क्या होगा कि इसी चैम्बर में आर्क डेवलप होता है। अब इसको आपको क्वेंच करना है, तो आपको क्वेंच करने के लिए क्या है, मान लीजिए इसमें SF6 है या ऑयल है या वैक्यूम है या प्रेशराइजर है। अब लाइव टैंक का मतलब ये होता है दोस्तों, लाइव टैंक ये कहता है कि भाई जो भी आपका आर्क क्वेंचिंग का प्रोसेस है वो कहाँ होगा, डायरेक्टली HV साइड में होगा। HV साइड का मतलब क्या है कि आर्क तो इसी पे डेवलप होगा, इसी के अंदर चैम्बर में, तो यहीं पे SF6 गैस भरा हुआ है और यहीं पे ये क्वेंच करेगा। और डेड टैंक का मतलब क्या होता है कि आपका चैम्बर इधर रहेगा। डेड टैंक का मतलब इधर रहेगा, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब आपके पास ये दो इमेज है, ये है लाइव टैंक का इमेज और ये है डेड टैंक का इमेज। अब देखिए जैसा मैंने बताया अभी आपको कि क्या होता है कि इसी में आर्क क्वेंच के लिए डेवलप करना पड़ता है, यानी कि इसमें ये जो है ये दोनों आपका HV टर्मिनल है, ये दोनों आपका क्या है, HV टर्मिनल, ठीक है, HV टर्मिनल होता है ये। अब क्या होता है समझिए, जैसे ये HV टर्मिनल है तो अभी क्या होगा कि आपका जो भी आर्क डेवलप होगा इसको क्वेंच करने के लिए इसको ऊपर ही रहना पड़ेगा। यानी कि HV जो है लाइव टैंक में क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम जो है आपका ऊपर ही रहेगा, यानी कि हाई वोल्टेज के पास में ही रहेगा। इसमें ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से जो आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर शुरू होता है और यहाँ से स्ट्रक्चर जो है अर्थ होता है, ये आपको पता है। यानी कि लाइव टैंक में क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है अर्थिंग के अक्रॉस आपका कुछ भी सिस्टम नहीं रहता है। अब देखिए लाइव टैंक में एक और अच्छा चीज़ आपको जैसे बताया मैंने कि क्या होता है कि चूँकि सारा चीज़ इसी सिस्टम में रहने से क्या होता है, इसका साइज़ छोटा होता है। लेकिन अभी डेड टैंक की भी बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे HV टर्मिनल है, ये दोनों HV टर्मिनल है। अब इसको यहाँ से नीचे अंदर ला के आपका आर्क क्वेंचिंग का चैम्बर ये है, और ये चैम्बर क्या है, अर्थ स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी ये बॉटम साइड में है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक कनेक्टर लाना पड़ेगा, कनेक्टर यानी अंदर में आपका सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर ये अलग अलग वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग आपको ये हाइट मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर क्या है, अर्थ है, और ये आपका कनेक्टर है। तो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक आपको फेस टू अर्थ क्लियरेंस भी मेंटेन करना है, इसके अंदर में क्लियरेंस भी मेंटेन करना है। अगर फिर ये क्या होता है कि जब यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो इसमें क्रीपेज भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो बहुत तरह से चीज़ें इसमें होने के कारण से क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाता है। तो हम लोग जनरल केस में नहीं बोलेंगे, हमेशा ही नहीं बोलेंगे, लेकिन 95% हम लोग अभी क्या लेते हैं डियर, लाइव टैंक लेते हैं। क्योंकि लाइव टैंक में ज़्यादा अच्छा रहता है साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, O&M पॉइंट ऑफ व्यू से, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिर्फ तब बोलेंगे भाई डेड टैंक में क्या है, सब तो खामियां हैं। लेकिन हाँ, डेड टैंक की एक अच्छी बात ये है कि चूँकि इसका आर्क क्वेंचिंग सिस्टम जो है अर्थ स्ट्रक्चर के साथ कपल रहता है, तो इसमें थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन फिर भी ये बहुत, आप देखिए ना ये कितना साइज़ ले रहा है, ये इतना बड़ा साइज़ ले रहा है और ये साइज़ कितना ले रहा है। इसीलिए हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं लाइव टैंक। तो ये तो आपका था लाइव टैंक और डेड टैंक के बारे में, क्योंकि ये हर जगह आपको पूछा जाता है, क्वेश्चंस में भी, इंटरव्यू में भी, कभी कभी बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स में भी पूछ देते हैं कि भाई ब्रेकर जो है लाइव टैंक आप लेते हैं कि डेड टैंक लेते हैं। कई बार तो जो टॉप लेवल का आपका इंटरव्यू होता है, GM बनने वाले हैं या कुछ XY बनने वाले हैं, तो वहाँ भी कभी कभी रेंडमली कोई पूछ देता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि लाइव टैंक और डेड टैंक में से दोनों में से अच्छा कौन होता है और क्यों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डियर हम कि किसी भी अगर आप सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर के 2-3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका पहले क्या है, GTP आपको पढ़ना आना चाहिए। GTP को क्या बोलते हैं, गारंटेड टेक्निकल पर्टिकुलर्स, यानी कि आपको GTP में क्या होता है, हर वो चीज़ आपका ब्रेकर्स का दिया रहता है कि भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें वो है। उसके बाद आपके कुछ ड्राइंग्स आपको पता होना चाहिए।
तो अगर मैं बात करूं तो ब्रेकर का जीटीपी की तरह अगर बात करूं तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं अभी। देखिए, आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वो एक सर्टन आईसी पे या आईएस पे या IEEE पे वर्क करता है, करेक्ट है। तो अगर ब्रेकर की बात करूँ तो वो कौन सा आईसी पे काम करता है, IC 62271 पार्ट 100। यानी कि अगर ब्रेकर के कुछ स्पेसिफिकेशंस या कुछ आपको समझना है तो आप इस आईसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ब्रेकर जो कौन सा आईसी पे बात करता है, 62271 पार्ट 100। अब जैसा मैंने अभी बताया कि लाइव टैंक मोर यूजफुल, हम लोग हमेशा लाइव टैंक प्रीफर करते हैं। अब कभी कभी ये भी सवाल आता है कि भाई ब्रेकर का हम डिज़ाइन जो कर रहे हैं वो किस एम्बिएंट टेम्परेचर में काम करता है, क्योंकि इंडिया में एम्बिएंट टेम्परेचर मोस्टली कितना होता है आपको पता। और ऑन एन एवरेज अगर बात करें एम्बिएंट टेम्परेचर पूरे साल की 32 डिग्री होती है, ठीक है। अब माइनस में तो नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एम्बिएंट टेम्परेचर -30 डिग्री टू 50 डिग्री। तो आप सवाल ये पूछते हैं भाई ये -30 डिग्री क्यों लिख रहे हैं। तो ब्रेकर जो बनता है डियर, आपको पता है कि ब्रेकर्स के मैन्युफैक्चरर्स कौन हैं। इसमें नाम बोलने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यूज कर रहे हैं, आप अवेयर हैं। तो ब्रेकर जो बनता है वो सिर्फ किसी एक डेडिकेटेड प्लेस को देख के नहीं बनता है, वो ओवरऑल बनता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको। इसीलिए उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर जो है दिया जाता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यही ब्रेकर अगर जो -30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक है तो इसको आप बर्फीले जगह में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हॉट जगह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का। तो ब्रेकर में क्या होता है, अभी जब हम लोग स्कीम पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको समझाएंगे। ब्रेकर का ऑपरेशंस जो है डिपेंड करता है स्प्रिंग मैकेनिज्म पे, ठीक है। वो स्प्रिंग मैकेनिज्म क्या होता है, आपका चार्ज रहता है, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर वो कनेक्ट होता है, वो हम लोग भी प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या मैंने लिखा, स्प्रिंग एनर्जी स्टोरेज करके। देखिए अभी अगला क्या है, इलेक्ट्रिकली गैंग ऑपरेटेड। यानी कि आपका जो ब्रेकर है वो तो तीनों फेज में लगता है, RYB। तो इलेक्ट्रिक गैंग ऑपरेटेड का मतलब क्या आता है कि वो जो RYB तीनों फेज या तीनों पोल ऑपरेट होगा वो इलेक्ट्रिकली गैंग यानी कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से तीनों कपल रहता है और तीनों एक साथ ही ऑपरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिकली गैंग ऑपरेटेड। अब बोलेंगे तो भाई फिर मैकेनिकली गैंग ऑपरेटेड भी होना चाहिए, यस। तो बहुत सारे सिस्टम में अगर आप देखेंगे आइसोलेटर जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो उसमें ये भी लिखा होगा मैंने कि भाई ये मैकेनिकली गैंग ऑपरेटेड भी होता है, लेकिन अगर स्पेशली ब्रेकर की बात करूं तो ये इलेक्ट्रिकली गैंग ऑपरेटेड होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है क्लास ऑफ ब्रेकर, मैंने लिखा C2M2 क्लास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है C2M2, ये आपको जानना चाहिए क्योंकि C2M2 क्लास से जो है ब्रेकर का कॉस्ट डिसाइड होता है। ब्रेकर का कॉस्ट डिसाइड होता है, ब्रेकर के लाइफ साइकिल डिसाइड होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक और चीज़ जिसमें डिसाइड होता है जिसका नाम है सेफ्टी, कि आपका ब्रेकर कितना सेफ़ है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है दोस्तों, एम जो एम वाला पार्ट है ये तो आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था आइसोलेटर, तो उसमें भी मैंने दो चीज़ आपको बताया था। आइसोलेटर में मैंने दो क्या चीज़ बताया था डियर, E1 इलेक्ट्रिकल इंड्योरेंस क्लास और मैकेनिकल इंड्योरेंस क्लास, ये मैंने बताया था। वहाँ पे आइसोलेटर में E0 E1 की बात करते हैं, E2 की बात करते हैं, और इसमें हम लोग M2 और C2 की बात करते हैं। तो M2 आपका क्या होता है, मैकेनिकल इंड्योरेंस क्लास, जो आपको पता है क्या होता है, मैं लिख देता हूँ अगेन एम। देखिए जो मैंने आपको बताया C2M2, तो M2 जो है ये जो मैकेनिकल इंड्योरेंस क्लास है, ये तो आप अवेयर हैं कि भाई ये है नंबर ऑफ ऑपरेशन से। तो अगर M1 क्लास होता है तो 2000 ऑपरेशन कर सकता है, अगर यही M2 क्लास है तो आपका 10,000 ऑपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है
कि अगर आप नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सा देना पड़ेगा, M2 क्लास। यानी कि आप M2 क्लास का मतलब ये हुआ कि आपका ब्रेकर का होल लाइफ में वो ब्रेकर कितने बार क्लोज ओपन हो सकता है, 10,000 बार। अगर आप सोचिए 2,000 बार अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि बहुत ही 2-3, अगर बात करूँ, अगर नॉर्मल ऑपरेशंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 8-9 साल में ही 2,000 ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अब आपका ब्रेकर की कैपेबिलिटी कितनी श्योर है, कितनी श्योर नहीं है, अब वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो अब गारंटी नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन में हायर साइड जाते हैं, जो कि 10,000 है। ये तो आपको पता है। अब बात आती है भाई ये C2 क्या है। तो C2 क्या होता है डियर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ब्रेकर के लिए, क्योंकि ब्रेकर ही एक ऐसा डिवाइस है जो रीस्ट्राइक कर सकता है। रीस्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जैसा अभी को मैंने बताया कि दोनों आर्क चैम्बर में आर्क क्वेंच करने के लिए आपका क्या होता है, मेल फीमेल कॉन्टैक्ट जो है ऊपर नीचे जुड़े रहते हैं। जैसे कैसा, मैं वो भी आपको फिर दिखा देता हूँ। यही होता है आपको। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए आपने ब्रेकर को कमांड दिया भाई ओपन हो जाए, ये जो प्लंजर है ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और सर्किट को ब्रेक करेगा, करेक्ट है। अब रीस्ट्राइक का क्या मतलब होता है कि ये पता नहीं है ना कि भाई ये कहीं फिर से तो नहीं जुड़ गया, ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये चैम्बर के अंदर में है। तो इसी प्रोसेस को रीस्ट्राइकिंग बोलते हैं। तो आप ही बताइए, रीस्ट्राइकिंग ब्रेकर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रेकर में कभी भी रीस्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर रीस्ट्राइक हो गया तो फिर तो ये तो इतना डेंजरस हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते कितने जान माल की क्षति होगी। यानी कि ब्रेकर हमें ऐसा डिज़ाइन करना है या ऐसा सेलेक्ट करना है जो रीस्ट्राइक कर ही ना सके, ठीक है। तो C2 जो पार्ट आपका है वो उसी को डिनोट करता है, दैट इज रीस्ट्राइकिंग। तो दोस्तों C2 M2, तो M जो है ये मैकेनिकल इंडोरेंस क्लास होता है, जैसा मैंने आपको बताया। अभी M मतलब आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन से है। तो अगर M1 क्लास लेते हैं तो 2,000 ही ऑपरेशन कर सकता है ये ब्रेकर अपने होल लाइफ में। उसके बाद क्या होगा, इसकी ब्रेकर की मैन्युफैक्चरर्स कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन अगर M2 यूज़ करते हैं तो 10,000 ऑपरेशंस होता है। और किसी भी सिस्टम का मैक्सिमम लाइफ जो हम लोग एज्यूम करते हैं वो 30-35 साल एज्यूम करते हैं। तो जो 10,000 ऑपरेशंस है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है 35 साल के लिए एटलीस्ट। अब ये हम देखो, कभी कभी आप ये भी बोलेंगे नहीं कोई सब स्टेशन तो 70 साल से भी है, तो करेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन एक जो सिस्टम की एक लाइफ होती है, अगर कोई बढ़िया सिस्टम चल रहा है तो उसको छेड़खानी नहीं करते हैं। लेकिन अगर बात करूँ नॉर्मल, जैसे कि ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो उसका 25 ईयर जो है या 25 साल जो है हम लोग एक लाइफ साइकिल लेके चलते हैं। उसी तरीके से ब्रेकर जो होते हैं 30-32 साल हम लोग लेके चलते हैं। तो ये मानते हैं कि 30-32 साल में 10,000 ऑपरेशन इज़ सफिशिएंट। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, M2 ग्रेड की ओर जाने का कोशिश करते नहीं हैं, को हम लोग लेते हैं। अब बात करते हैं भाई आइसोलेटर में आपने क्या देखा था, मैकेनिकल इंडोरेंस क्लास, और वहाँ पे एक E1 था, इलेक्ट्रिकल इंडोरेंस क्लास। ब्रेकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंडोरेंस क्लास की इम्पोर्टेंस कम होती है, कम, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसका होता है, C2 क्लास का। तब समझते हैं C2 क्लास क्या होता है। तो C2 जो होता है वो होता है आपका कैपेसिटर स्विचिंग क्लास। यानी अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप देखे होंगे, मैं आपको एक और फिर से दिखा रहा हूं, ये देखिए, यही आपका ब्रेकर का चैम्बर होता है। तो ब्रेकर के चैम्बर में क्या होता है, ये आपके मेल फीमेल कॉन्टैक्ट हैं। आपका क्या होता है, नॉर्मल केस में ये दोनों आपस में जुड़ा रहता है और सर्किट का फ्लो होता है, करंट चलते रहता है, करेक्ट है। लेकिन अगर ब्रेकर को ऑपरेट करना होता है तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में हटते हैं। अब सवाल ये है कि जैसे ये ब्रेकर हटा, आपस में दोनों कॉन्टैक्ट रिमूव हो गए, तो आपका सर्किट में करंट जीरो होगा और आप ये मानते हैं कि सर्किट सेफ है, हम काम कर सकते हैं। क्यों मैंने बोला था कि C2 और C जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट टू सेफ्टी है, क्योंकि मान लीजिए आपने ब्रेकर को ओपन किया और किसी को काम करने के लिए आपने, मान लो यहाँ पे काम करने के लिए चढ़ गया कोई आदमी। अब ये तो नहीं पता है ना कि ब्रेकर खुला है कि नहीं खुला, लेकिन अगर बाय मिस्टेक मान लो कि ये रीस्ट्राइक कर गया, फिर से अपने आप ही जुड़ गया, तब ये तो फिर बहुत ज़्यादा जान माल की क्षति हो सकती है।
तो यानी कि आपको ऐसे ब्रेकर लेने हैं जो री स्ट्राइक नहीं करे, यानी कि री स्ट्राइक के चांसेस नेग्लिजिबल हो, जीरो हो ही ना, तभी वो ब्रेकर आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा ह्यूमन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि री स्ट्राइकिंग आपको जो है रोकना है ब्रेकर में। ये अभी आप समझ गए। तो C2 जो बोलता है और C1 जो बोलता है वो किस पे बोलता है डियर, वो बोलता है री स्ट्राइकिंग पे। इसीलिए मैंने लिखा है C जो है कैपेसिटिव स्विचिंग क्लास बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ री स्ट्राइकिंग। यानी सर कहीं आपका ब्रेकर री स्ट्राइक तो नहीं कर लेगा। तो इसमें से दो क्लास होता है C1 और C2। अगर आप C1 क्लास लेते हैं तो उसका मतलब होता है CB विथ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ री स्ट्राइकिंग, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर यही बात करते हैं C2 का, तो क्या लिखा है मैंने, वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ री स्ट्राइकिंग। इसीलिए डियर हम लोग क्या लेते हैं, C2 जो है हम लोग क्लास प्रेफर करते हैं ब्रेकर में। यानी कि अगर ब्रेकर क्लास की बात करूं तो अपने पास क्या है डियर, C2 और M2 है। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ और पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रेटेड क्लोजिंग टाइम। यानी कि अगर आपका ब्रेकर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो कितना देर में क्लोज हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है, 70 ± 10 मिली सेकेंड। यानी कि 70 मिली सेकेंड में आपका ब्रेकर क्लोज होना चाहिए। अब ब्रेकिंग कब तक आपका सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो 45 मिली सेकेंड। और आर क्वेंच टाइम कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। तो ये कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब ये क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 400 kV का डेटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका वोल्टेज लेवल बढ़ेगा आपका टाइम बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है आपका सिस्टम के जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर इन जनरल बात करूँ तो ये डेटा जो कुछ मास्टर्स डेटा है आपको इसी के, ये मैंने क्यों लिखा है आपको कि अगर आप कभी भी ब्रेकर को रिव्यू करेंगे, ब्रेकर के GTP को देखेंगे तो ये सारी डेटा आपको मिलेगा। तो इसी के आसपास आपके सारे डेटा होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर 1.3। अब ये क्या होता है, हर एक ब्रेकर के लिए फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर 1.3 होता है। अब समझने वाली बात ये है कि ये है क्या, क्यों 1.3 हम लोग ले रहे हैं। देखिए ये जो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर लिखा है, पहले इसका मतलब समझिए और 1.3 का मतलब फिर समझेंगे। देखिए फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर का मतलब ये होता है डियर कि जब आपका ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है, जब आपका ब्रेकर में आपने ऑपरेटिंग कमांड दिया है, तो उस समय क्या है कि आपका सर्किट ब्रेकर जो है, मान लीजिए इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी रिकवरी वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। अब यानी क्या होता है, इसको फिर समझिए। इसका मतलब ये हुआ डियर कि जब आपने सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट किया, ठीक है, तो जो आपका पोल है सर्किट ब्रेकर का, आपके सर्किट ब्रेकर में 3 पोल हैं RYB। तो फर्स्ट पोल में जो है आर्क डेवलप जो हुआ है उसको क्लियर होने में कितना समय लगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर्क क्वेंचिंग का यहाँ पे 20 मिली सेकेंड लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइए। आर्क क्वेंचिंग टाइम 20 सेकेंड लिया है, 20 मिली सेकेंड लिया है टोटल आर्क को ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ बात है फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर 1.3। तो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर का मतलब ये होता है कि जब आपका ब्रेकर ऑपरेटिंग साइकिल में है तो उस समय जो आपका पहला पोल में है क्या है, फिर समझिए, फर्स्ट पोल सर्किट ब्रेकर टू क्लियर एन आर्क। यानी कि बात समझिए यहाँ पे क्या है कि जब फर्स्ट पोल आपका ओपन होगा तो वहाँ पे भी आपका आर्क डेवलप होगा। तो वो कितना आर्क डेवलप कितना जल्दी क्लियर कर पा रहा है ताकि आपका फेस टू नॉर्मल जो आपका ग्राउंड वोल्टेज है उसको रिस्ट्राइक ना करे। अब फिर समझिए इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर क्या है, वो मिनिमम आर्क जो फर्स्ट पोल में डेवलप हो रहा है उसको कितना जल्दी वो रिकवर कर रहा है, कितना जल्दी उसको ख़त्म कर रहा है। अब बात करते हैं कि भाई ये 1.3 क्यों लिखा है तब आपने, तो 1.3 का मतलब ये होता है कि जब आपका ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है, जब आपका ब्रेकर ऑपरेट हो रहा है तो 1.3 का मतलब ये हुआ डियर
कि सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू सेफली withstand 1.3 times the standard phase to neutral voltage during a faulty condition। यानी कि अगर बात करता हूँ, क्या मैंने बोला फिर से समझिए। 1.3 का मतलब ये हुआ कि जब आपका सिस्टम में फॉल्ट हुआ या ब्रेकर ऑपरेट हुआ, ठीक है, तो ब्रेकर आपका जो है विथ स्टैंड करना चाहिए कितना, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज जितना डेवलप होगा उसका 1.3 टाइम्स। अब बोलेंगे भाई ये कहाँ से आया, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा प्रेशर तक ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्रेकर में। मैं फिर बता रहा हूँ 1.3 का मतलब क्या होता है, कि फिर से आप समझिए इसको। ब्रेकर इज डिज़ाइन टू सेफली विथ स्टैंड 1.3 टाइम्स द स्टैंडर्ड फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज ड्यूरिंग फॉल्ट। यानी कि अगर आपका फॉल्ट होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका सिस्टम में वोल्टेज और करंट का बढ़ोतरी होता है या इंक्रीमेंट होता है। फॉल्टी कंडीशन में आपका क्या है, ब्रेकर को ऑपरेट करना है, करेक्ट है। तो जब ब्रेकर ऑपरेट होता है तो फॉल्टी कंडीशन में क्या होता है, बहुत तरह के फॉल्ट हो सकते हैं, फेस टू फेस, फेस टू ग्राउंड, फेस टू समथिंग हो सकता है। तो जनरली हम लोग जो फर्स्ट पोल टू क्लियर फैक्टर की क्यों बात करते हैं कि फेस टू न्यूट्रल में जितना वोल्टेज डेवलप होना चाहिए या होगा किसी भी ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन में, कंसीडरिंग मैक्सिमम फॉल्ट लेवल, सपोज दैट 400 में है तो 63 किलो एम्पियर, उस समय उतना फॉल्ट डेवलप हुआ और आपका फेस टू न्यूट्रल कितना वोल्टेज डेवलप होगा उसका 1.3 टाइम्स जो है आपका ब्रेकर सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये पार्ट जो है ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है और ये मिनिमम 1.3 होना चाहिए, कभी कभी हम लोग 1.5 भी लेते हैं, ठीक है। अब आपका बात आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। तो ऑपरेटिंग साइकिल में क्या है डियर, ओपन 0.3 सेकेंड, क्लोज ओपन 3 मिनट, क्लोज ओपन। तो ये ब्रेकर का क्या होता है, री क्लोजिंग ऑटो साइकिल है। यानी कि अगर ब्रेकर में आपका कहीं फॉल्ट हुआ तो ब्रेकर क्या होगा, इमीडिएटली ओपन होगा, फिर 0.3 सेकेंड तक वेट करेगा, उसके बाद फिर से क्लोज होने का कोशिश करेगा। अगर आपके सिस्टम में फिर भी फॉल्ट है तो जो है वो फिर से ओपन हो जाएगा। अब एक बार क्लोज ओपन होने के बाद उसको 3 मिनट चाहिए होता है ताकि वो अपने स्प्रिंग चार्ज करे, मैकेनिकल अरेंजमेंट है और बहुत सारे पार्ट है उसको री एनर्जाइज करे। उसके बाद क्या करेगा, फिर से फाइनली एक अटैम्प्ट लेगा क्लोजिंग होने का। अगर उस समय भी आपके सिस्टम में फॉल्ट परसिस्ट कर रहा है तो फाइनली ओपन होगा और उसके बाद ब्रेकर फिर ऑटो रिक्लोजिंग प्रोसेस में नहीं जा सकता। तो ये आपका ब्रेकर का ऑटो रिक्लोजिंग साइकिल है। अगर इसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ना है तो एक और स्मॉल वीडियो हमारा शॉर्ट में है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेशर SF6 का। क्योंकि हम लोग SF6 पढ़ रहे हैं तो हम लोग 20 डिग्री टेम्परेचर पे SF6 को रखते हैं, तो 6 बार का प्रेशर होना चाहिए। अब SF6 की क्वांटिटी कितना होना चाहिए, तो 39 kg से लेके 70 kg तक का भी हम लोग लेते हैं, 765 में कुछ और लेते हैं, 400 में अप्रॉक्सीमेटली 39 किलो लेते हैं। अब SF6 का भी एक IEC होना चाहिए, क्योंकि भाई आपको मैंने बताया ये तो बहुत हाईली इनर्ट और हाईली इम्पॉर्टेंट गैस है। तो इसका जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं वो करते हैं 60376 के अकॉर्डिंग। अगर बात करूँ ब्रेकर का टोटल वेट का विदाउट स्ट्रक्चर तो अप्रॉक्सीमेटली 400 kg होता है, 4000 kg होता है 400 kb में, और अलग अलग लेवल में वो बढ़ते घटते रहता है। अब जो ब्रेकर है उसका इनक्लोजर कैसा होना चाहिए, IP55 होना चाहिए। अब कोई भी ब्रेकर हो उसमें कंट्रोल वायरिंग जो होता है वो 2.5 स्क्वायर mm का लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कोई 1.5 स्क्वायर mm का वायरिंग देके कॉस्ट कटिंग करता है, तो आपको ये चीज़ बोलना नहीं भाई 2.5 स्क्वायर mm का दो। अब देखिए मैंने आपको बताया कि भाई जो ब्रेकर है वो स्प्रिंग ऑपरेटेड मैकेनिज्म पे बात करता है। तो स्प्रिंग जो चार्जिंग का मोटर होना चाहिए वो AC पे होता है। फिर से गौर कीजिएगा, स्प्रिंग चार्जिंग मोटर जो है AC पे होता है, सिंगल फेज AC आपको दिख रहा है। फिर आपका क्लोजिंग कॉइल और ट्रिप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल और ट्रिप कॉइल ये दोनों DC पे काम करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए AC आपका सिस्टम में फेल हो गया तब तो ब्रेकर ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
इसीलिए हम लोगों ने क्या है, क्लोजिंग कॉइल और ट्रिप कॉइल जो है ये दोनों डीसी पे देते हैं और स्प्रिंग चार्जिंग एसी पे देते हैं। याद रखिएगा, क्लोजिंग कॉइल और ट्रिप कॉइल को डीसी सर्किट चाहिए। इसीलिए जब आप केबल शेड्यूल बनाएंगे तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाई डीसी किसको जाता है, एसी किसको जाता है। ब्रेकर में ट्रिप कॉइल और क्लोजिंग कॉइल को डीसी जाती है, स्प्रिंग और चार्जिंग मैकेनिज्म को एसी जाता है। ठीक है, ब्रेकर में नॉइज़ लेवल जो है 140 dB तक माना जाता है और डीसी कंपोनेंट जो है 51% हम लोग लेते हैं। ये जो मैंने पार्ट बताया आपको, ये सारे पार्ट्स आपको जीटीपी में मिलेगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई इसके इंटरनल क्या क्या वायरिंग होते हैं, क्या इसके प्रोसेस होते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ जो है ब्रेकर का कुछ इंटरनल स्कीम होता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा, इसमें घबराइए नहीं, ठीक है, आपको बहुत ही आसान होगा इंटरनल स्कीम को समझना। जिस तरह से ये देखने में सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसका अपोजिट में वो उतना ही आसान समझने में होता है। अब समझिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखिए, ये बहुत सारे इसके इंटरनल वायरिंग होते हैं। अब समझिए आपको सर्किट ब्रेकर में क्या चाहिए। आपके सर्किट ब्रेकर में आपको क्या क्या सिग्नल चाहिए, समझिए पहले। सर्किट ब्रेकर में क्या है, मोटर है, SF6 गैस है, क्लोजिंग कॉइल है और ट्रिप कॉइल है। ठीक है, यानी कि आपको इसी 4 चीज़ों का हेल्थ आपको समझना है कि भाई मेरा स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है, ट्रिप कॉइल है कि चार्ज की नहीं है, क्लोजिंग कॉइल पे सर्किट पे पावर है कि नहीं है, SF6 कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। आपको इतना ही चाहिए। तो देखिए, ये सारे सिग्नल लिस्ट हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप गौर करके देखेंगे, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या है। आपको ये जो 4 चीज़ मैंने बताया, इसी चारों चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको घूमना है। ये देखिए, आपको मैंने क्या बताया, आपको क्या है, स्प्रिंग चार्ज। देखिए यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज आपको दिख रहा है, तो आपको क्या है कि स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है। अब यहाँ देखिए, स्प्रिंग चार्ज फेल्यूर सर्किट, मोटर कंट्रोल सर्किट। अभी आपको ये समझना है कि आपके ब्रेकर में मोटर ऑपरेटेड है, तो मोटर का एक सर्किट का एक आपको रहेगा कि भाई मोटर का सिस्टम सही है कि नहीं है। दूसरा क्या है, आपका स्प्रिंग है, क्योंकि आपके स्प्रिंग चार्ज से ही आपका सिस्टम चलता है। तो स्प्रिंग चार्ज फेल्यूर सर्किट तो नहीं है, स्प्रिंग चार्ज फेल तो नहीं हो गया। अब और क्या है, स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है। ठीक है, अब और आपको चीज़ें देखना है कि भाई कैसे कैसे आपको सिस्टम से सिग्नल लेना है। अभी उस पर भी बात करेंगे। पहले आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि भाई हमें एक ब्रेकर से क्या क्या चीज़ें लेनी है। देखिए दोस्तों, ये एक और इमेज है। आपके पास क्या है कि कितने कितने सिस्टम हैं। किसी भी सर्किट में आपको R फेज, Y फेज और B फेज का सिस्टम होता है। करेक्ट है, यानी कि आपको मैंने बताया है कि ब्रेकर आपका क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकली गैंग ऑपरेटेड होता है। करेक्ट है, यानी कि अगर आपके ब्रेकर के हर एक RY फेज में अगर आपको ऑपरेशन करना है तो ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, मोटर से। ठीक है, अब मोटर, क्योंकि ब्रेकर का ऑपरेशन जो है मोटर ही ऑपरेट करता है उसको, और वो मोटर को कमांड कहाँ से जाती है भाई, स्प्रिंग चार्ज से, ट्रिप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, ये सब से। तो सबसे पहले आपको समझिए मोटर का सर्किट। तो मोटर, ये देखिए क्या लिखा है, ये आपका जो है R को A बोलता है, B और C, इस तरीके से ये लोग ABC करता है। ठीक है, अब समझिए, आपको मैंने, अगर आपको स्कीम भी, अगर आपको GTP भी अगर आप पहले इसके ऊपर देखेंगे तो मैंने आपको बोला है कि ब्रेकर के मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देता है, यानी कि हर एक फेज के मोटर को डेडिकेटली सप्लाई जाता है। तो आपको क्या करना, अब देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस मोटर का इंटरनल क्या है, MCB, MCCB, ये सारे इस पे लगे हैं कि भाई ये क्या क्या सेंस करके मोटर को सेव करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बात करें तो यही मोटर है, तो मोटर को हमें क्या सप्लाई देना है, सिंगल फेज। देखिए क्या लिखा है, सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई दिया हुआ है। यानी कि एक सर्किट आपने किसके लिए बनाया, R फेज के मोटर के लिए, दूसरा सर्किट बनाया Y फेज के मोटर के लिए, और तीसरा सर्किट बनाया B फेज के मोटर के लिए। अब हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी ब्रेकर का स्कीम वायरिंग जब डायग्राम हम देखते हैं तो हमेशा लोग कंफ्यूज होता है कि भाई इसको पढ़े तो पढ़े कैसे। तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ डियर, सिर्फ़ और सिर्फ आपको 4 चीज़ें याद रखनी है और उसी 4 चीज़ों के अकॉर्डिंग
या इर्द गिर्द आपका स्कीम घूमेगा। आपके ब्रेकर में मोटर है, आपके ब्रेकर में ट्रिप कॉइल है, आपके ब्रेकर में क्लोजिंग कॉइल है, और आपके ब्रेकर में स्प्रिंग मैकेनिज्म है, और आपके ब्रेकर में एक और चीज़ें हैं जिसका नाम है SF6। यानी कि या तो वो SF6 का लीकेज का या कम है, उसका प्रेशर कम हो गया, इस पे बात करेंगे। या तो भाई आपका मोटर का सर्किट में जो है, मोटर में करंट नहीं जा रहा है, मोटर मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं मोटर का सर्किट है, यानी मोटर का अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो हमको इस सर्किट को चेक करना है या इस सर्किट को ही देखना है। आपको अगर मोटर को पावर सप्लाई देना है तो पता है सिंगल फेज देना है, तो जब केबल शेड्यूल बनाएंगे तो ब्रेकर को जो है सिंगल फेज का 3 सर्किट देना है आपको। दूसरा फिर आपका क्या आता है भाई, स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है। तो इसी 4-5 चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर आप घूमेंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ आपको ब्रेकर आपके लिए स्कीम समझना बहुत ही आसान हो गया। जैसे अभी आपने समझ लिया। अगर मैं यही बात करूँ कि भाई कोई लोग बोलो अरे ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, ये आपका मोटर है। मोटर का प्रोटेक्शन का ये सर्किट है, MCB MCCB वॉटएवर जो भी उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, इस पे हमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मोटर को प्रोटेक्शन से बचाने के लिए सर्किट है। ठीक है, देखिए अब ये दूसरा सर्किट है ब्रेकर का इंटरनल का। जैसा पहला आपने 2 सर्किट देखा, 2 सर्किट में आपने क्या देखा, एक मोटर का सर्किट देखा। अब आपका ये देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग NONC कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग NONC कॉन्टैक्ट बोलते हैं कि भाई आपका कैसा सिस्टम है। अब देखिए आपको मैंने बताया है कि ब्रेकर में सारा सर्किट जो है उसी 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग घूमना है। तो आपको ब्रेकर से क्या क्या सिग्नल लेना है आप खुद सोचिए। आप इस इमेज को मत देखिए। आप ब्रेकर से, अगर मैं इसको ब्लाइंडली बोलूँ तो ब्रेकर से आपको क्या क्या कमांड चाहिए कि भाई मुझे पहला ये चाहिए कि भाई SF6 गैस तो नहीं लीक हो रहा है, SF6 का प्रेशर तो नहीं कम हो गया। 2 चीज़ हुआ, स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है, आपके मोटर में DC का करंट, आपके मोटर में AC का सर्किट बना है कि नहीं बना है, आपके ट्रिप कॉइल को DC सर्किट हेल्दी है कि नहीं है, हेल्दी मतलब पावर अवेलेबल है कि नहीं है, क्लोजिंग कॉइल को DC सर्किट अवेलेबल है कि नहीं है। इतना ही इनपुट चाहिए और इतना ही आपको चाहिए स्टेटस सिस्टम पे, ताकि आप ये एसेस कर सकें कि भाई आपका ब्रेकर हेल्दी है। तो देखिए दोस्तों वही चीज़ है, देखिए क्या लिखा है आपका, क्या है, जनरल लॉकआउट SF6, यानी कि SF6 तो ख़त्म नहीं हो गया। हेल्दी प्रेशर यानी कि आपके सर्किट ब्रेकर में SF6 जो है का प्रेशर ठीक है कि नहीं है। अब देखिए DC सप्लाई जो है, DC सप्लाई मॉनिटरिंग 1, DC सप्लाई मॉनिटरिंग 2, क्योंकि आपको आपके सब स्टेशन में 2 DC होता है तो इसीलिए 2 का दिया है। अब देखिए पोल डिस्क्रिपेंसी अलार्म, यानी कि जो आपका पोल, एक पोल से जो आपका पोल RYB का तीनों हट रहा है, क्या वो मिसमैच वे में तो नहीं हट रहा है। अब देखिए मोटर स्प्रिंग फेलवर अलार्म, जो आपको मैंने बताया था ना, स्प्रिंग किस पे काम करता है, मोटर का जो है स्प्रिंग मैकेनिज्म पे ही काम कर रहा है उसका, तो उसका सही है कि नहीं है। अब देखिए स्प्रिंग डिस्चार्ज स्टेटस, लॉकआउट रिमोटली, आप रिमोट से उसको लॉकआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं भी फर्स्ट बार ये देखा था तो मुझे बड़ा अजीब लगता था फ्रेंड्स कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब बाद में मैंने बहुत दिन वर्क किया, डे टू डे में एक्सपीरियंस गेन किया, तब मुझे समझ में आया अच्छा आपको इसके इर्द गिर्द घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या सिग्नल्स लेने हैं, ताकि हम ब्रेकर को ये एसेस कर पाए कि मेरा ब्रेकर हेल्दी है। ठीक है, देखिए एक और ये बड़ा अच्छा ही सर्किट है इंटरनली। आपको क्या होता है दोस्तों, ब्रेकर को अगर आप कभी भी स्विच यार्ड में देखेंगे तो ब्रेकर का एक खुद का MB बॉक्स होता है, जिसको मार्शलिंग बॉक्स बोलते हैं या फिर ब्रेकर कंट्रोल बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पे देखिए RYB 3 आपका फेज है ब्रेकर में, और तीनों फेज से आपके सिस्टम आके कहाँ है, आपके मार्शलिंग बॉक्स में जमा रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब देखिए इस तीनों, अगर आप ब्रेकर को देखेंगे तो ये तीनों अभी क्या है कि ये आपका ब्रेकर सिस्टम है, यहाँ से आपका ये केबल्स आ रहा है, ये केबल्स आ रहा है, ये केबल्स आ रहा है, और एक केबल आके मार्शलिंग बॉक्स में जा रहा है, फिर मार्शलिंग बॉक्स से हम लोग केबल लेके जा रहे हैं। यानी अगर कहने का बात करें तो हम लोग जो है सारा कमांड जो है दोस्तों, सारा चीज़ जो हम ब्रेकर को सप्लाई देंगे वो कहाँ देंगे, मार्शलिंग बॉक्स पे। हम लोग कभी भी ब्रेकर को डायरेक्टली सप्लाई नहीं देते, इन द सेंस अगर आपके ब्रेकर को, अब देखिए आपके ब्रेकर को क्या चाहिए, AC सप्लाई चाहिए सिंगल फेज का, मोटर को ऑपरेट करने के लिए, स्प्रिंग को ऑपरेट करने के लिए डियर।
आपके हर एक ब्रेकर के फेज में आपका इस ट्रिप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल है, उसको क्या चाहिए डियर, डीसी सप्लाई चाहिए। तो सारा चीज़ हम मार्शलिंग बॉक्स में ला के देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ भी हम दिखाने का कोशिश किया है इस वायरिंग डायग्राम से कि भाई आर वाई बी या आर वाई बी कहीं से भी लो, उस तीनों को क्या है आपको मार्शलिंग बॉक्स में लेके आना है, और मार्शलिंग बॉक्स से एक केबल जो है आपका जाएगा। अब देखिए ये सारे केबल देखिए आर्मर्ड केबल होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखा हुआ है, देखिए कि क्या लिखा है, द केबल लेंथ डिपेंड्स फॉर इंटरपोल केबल पोल टीबी मार्शलिंग बॉक्स, यानी कि आपका मार्शलिंग बॉक्स कितना दूर है वो डिपेंड करेगा ना इसका केबल के लेंथ पे। इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या है, तो इस तरह से कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अरे हम पावर सप्लाई या कंट्रोल केबल कहाँ से उठाएंगे ब्रेकर में। तो सारा पावर केबल, कंट्रोल केबल हम कहाँ लेके जाएंगे डियर, मार्शलिंग बॉक्स में। यानी अगर हम केबल शेड्यूल को इसको थोड़ा सा आपको लिंक कर दें तो क्या होगा, सारा इंटरपोल केबल जो ये सारे केबल्स हैं, ये सारे केबल्स कौन देता है, OEM देगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कि जिसका ब्रेकर है वो देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्शलिंग बॉक्स से CRP तक केबल लेके जाना होता है कंट्रोल के लिए, और पावर के लिए आपको ACDB DCDB से ला के मार्शलिंग बॉक्स में देना है, ठीक है। देखिए ये तो आपका स्कीम था, यानी कि अगर आपका स्कीम की बात करूं, मैं थोड़ा सा स्कीम को फिर से समराइज करूं, तो आपको क्या क्या चीज़ें स्कीम में देखनी है डियर, कि आपका मोटर का सर्किट हेल्दी है या नहीं है, यानी कि स्प्रिंग चार्ज का इनपुट है कि नहीं है। तो आपको क्या लेना है, स्प्रिंग चार्ज का इनपुट लेना है स्काडा में देखने के लिए, या फिर आप जहाँ देख रहे हैं। आपका ट्रिप कॉइल, क्लोजिंग कॉइल का सर्किट हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है, यानी कि DC सर्किट 1 DC सर्किट 2 हेल्दी है कि नहीं है। आपका ब्रेकर का SF6 का प्रेशर कैसा है, वो कहीं डाउन तो नहीं हो गया, कहीं लॉकआउट तो नहीं हो गया, ठीक है। आपको और क्या देखना है कि कहीं पोल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स, ये सारे इनपुट सिग्नल आपको चाहिए। तो देखिए ये जो सर्किट मैंने आपको बताया, अब देखिए हर एक सर्किट के लिए आपको क्या चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल समझिए डियर, कि मान लीजिए आपका ये मोटर है, समझिएगा एक मोटर है ब्रेकर का आर फेज का। तो अब इसके लिए ये आपको एक सर्किट दिया, यानी कि एक मोटर के लिए क्या चाहिए, 1 NO चाहिए, और इसी के लिए 1 NC सर्किट चाहिए, ठीक है, सिग्नल लेने के लिए। यानी कि आप अगर बात करें तो आपको जितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स लेने हैं उतने NO NE आपको एक सर्किट चाहिए। तो इसीलिए अगर इन जनरल अगर ब्रेकर की बात करूं तो इन जनरल ब्रेकर में कितने होते हैं डियर, बताइएगा। अगर आपने कभी देखा होगा तो इन जनरल अगर सर्किट ब्रेकर की बात करूं तो 10 या 12 NO का सर्किट होता है, ठीक है, और 10 या 12 हम लोग NC सर्किट लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको और भी अगर बात करूं तो जब बड़े, ये तो बात किया मैंने एक नॉर्मल लेवल पे, लेकिन कभी कभी अगर आप देखेंगे बड़े लेवल पे कभी 36 NO NC भी होता है। यानी कि NO NC, मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रहा था डियर, कि NO NC जो है वो डिपेंड करेगा कि आपको कितने सिग्नल्स लेने हैं, कितने कमांड आपको लेने हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे तो आइसोलेटर में 8 NO NC लेता है, ठीक है, आपका अर्थिंग स्विच में 6 NO NC लेता है। तो NO NC का कॉन्सेप्ट से आप कंफ्यूज मत होइएगा डियर। NO NC हमेशा आपको ये डिसाइड करता है कि कितने आपको लेने हैं सिग्नल्स। जितने सिग्नल्स आपको लेने हैं उतने आपको NO NC कॉन्टैक्ट बनाना है, ताकि आप NO NC कॉन्टैक्ट में ही तो केबल ला के जोड़ेंगे CRP से, स्काडा से, और वहाँ से आप कमांड देंगे, देखेंगे हाँ भाई ये हेल्दी है या नहीं हेल्दी है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट ब्रेकर का इलेक्ट्रिकल सिस्टम आपका ख़त्म होता है। और मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हूँ, एक मैंने आपको यहाँ पे एक मैंने डेटा शीट, यानी कि इसका नोमेनक्लेचर या फिर नेम प्लेट भी बोलिए, ये नेम प्लेट है। अगर आप बात करें डियर तो ये क्या है, एक नेम प्लेट है, नेम प्लेट ऑफ CB, ठीक है, सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट है। तो अगर आप देखेंगे तो सर्किट ब्रेकर में इस तरह से चीज़ें आपको मेंशन मिलेगी। ये मिनिमम चीज़ें आपके नेम प्लेट में होने चाहिए, ताकि आप ये देखिए, आप क्लियरली देखिए, आपने पढ़ा ना, देखिए कंट्रोल वोल्टेज 220 वोल्ट DC, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म वोल्टेज 220 वोल्ट AC, हीटिंग। अब देखिए कंट्रोल वोल्टेज किसके लिए डियर है, स्प्रिंग चार्ज के लिए, यानी
कि आप अगर बात करें तो कंट्रोल वोल्टेज आप किसको देते हैं ट्रिपिंग कॉइल को और क्लोजिंग कॉइल को, इसीलिए आपका डीसी है। आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है, स्प्रिंग ऑपरेटेड, स्प्रिंग को क्या देते हैं आप लोग, एसी है। ठीक है, फर्स्ट अब देखिए ये आपका सीक्वेंस भी आपको मैंने बता दिया, डीसी कंपोनेंट भी है, C2M2 क्लास भी है, अप्रॉक्सीमेट भी है। तो वो डिपेंड करता है कि किस वोल्टेज लेवल पे, जैसे मैंने अभी बताया, तो वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग आपका वेट चेंज हो जाएगा डियर। देखिए जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने 4000 kg लिखा था, वो 400 kV का था, या 220 का है तो कितना है आपका वेट डियर यहाँ पे 2000 kg। तो इस तरीके से सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके 3-4 पैरामीटर चेंज होते हैं, जैसे वेट चेंज होगा, आपका डीसी कंपोनेंट चेंज होगा, और ये आपका विथ स्टैंड वैल्यू कम, और ये फॉल्ट लेवल चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके नेम प्लेट दिए रहते हैं डियर। देखिए डियर, अब आपको दो चीज़ लास्ट है ब्रेकर का पार्ट जो कि जानना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी आप बोलेंगे कि अरे सर का वीडियो तो पढ़ा लेकिन ये तो चीज़ सर ने बताया ही नहीं था, तो कंफ्यूज हो गया। तो अभी तक आपको सारा चीज़ आपने समझ लिया डियर। अभी आपको दो पॉइंट समझना है, CSD और एक PIR होता है। तो CSD का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। इसको कुछ लोग क्या बोलता है, पॉइंट ऑन वेव कंट्रोलर। अब देखिए ये क्या चीज़ है, कहाँ CSD लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है बॉस। लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं नॉलेज देने का कि भाई आप एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें भी होती है। देखिए बॉस, एक्चुअली क्या होता है ना, आपको पता है कि भाई ब्रेकर जो है RYB 3 फेज है आपका ब्रेकर का। अब समझिए R का ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, Y का ये साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, और ये B का साइनसॉइडल वेव फॉर्म है। अब समझिए मान लीजिए आपने ब्रेकर को ओपनिंग कमांड दिया या क्लोजिंग कमांड दिया, तो तीनों फेज का मोटर है, इलेक्ट्रिकली गैंग ऑपरेटेड है, तो तीनों फेज एक जैसा वेव फॉर्म में बिहेव करेगा, ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा हम भी सोचते हैं। लेकिन क्या होता है डियर, अभी ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, समझिए बाय मिस्टेक ये दो फेज जो है सेम साइनसॉइडल वेव पे काम किया, और आपका एक फेज जो है, एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक फेज जो है थोड़ा सा टाइम गैप होकर ऐसा काम कर गया, तो यानी कि ये वाला वेव फॉर्म तो आपके इसके साथ मैच नहीं हुआ, करेक्ट है, ये वाला वेव फॉर्म तो इसके साथ आपका मैच नहीं हुआ इन दोनों के साथ। तो क्या होगा दोस्तों इसमें, अगर आपका ऐसा चीज़ें होता है तो क्या होता है, एक ट्रांजिएंट डेवलप होने का कोशिश करता है, या फिर क्या होता है एक ट्रांजिएंट, यानी कि इस वाले फेज में एक ट्रांजिएंट डेवलप हो जाएगा। तो अब क्या है कि आर और बी तो सही हो गया आपका, सेम टाइम पे आपका क्लोज किया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन बी वाले में क्या हुआ, एक ट्रांजिएंट डेवलप हो गया। तो अगर एक ट्रांजिएंट डेवलप हो गया तो क्या हो गया, आपका दिक्कत क्रिएट करेगा, यानी कि आपने ब्रेकर तो लगाया था लेकिन थोड़ा था आपने बी फेज में ट्रांजिएंट डेवलप कर दिया। तो इन जनरली क्या होता है डियर, जो छोटे वोल्टेज लेवल के सिस्टम्स होते हैं जैसे 66 kV, कभी कभी 132 kV भी, तो उसमें इस तरह के ट्रांजिएंट डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं, या फिर होते भी हैं तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लो पावर के लिए, बल्क पावर हैंडल करने के लिए नहीं होता है। जैसे अगर मैं 400 की बात करूं तो 5000 मेगावाट एक सब स्टेशन से आप ले सकते हैं, 765 की बात करूं तो आप जो है क्या बोलते हैं 10,000 मेगावाट ले सकते हैं। तो वैसे केस में क्या है कि आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोस्तों एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस, या इसीलिए देखिए क्या लिखा है मैंने, पॉइंट ऑन वेव फॉर्म, यानी कि अगर आप CSD किसी ब्रेकर में लगाते हैं तो वो क्या करेगा, सेम टाइम पे एट द सेम टाइम पे ऑल फेज का करंट को जीरो करेगा, यानी कि सबका वेव फॉर्म सेम करेगा, या फिर सेम वेव फॉर्म, यानी कि अगर आप CSD लगाते हैं तो सारे वेव फॉर्म कंट्रोल वेव में होंगे और एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करके उसको जीरो करेगा, यानी कि CSD लगाने से आपके ट्रांजिएंट डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, इसीलिए हम लोग CSD लगाते हैं। तो दोस्तों जब आप ब्रेकर को स्कीम को रिव्यू करेंगे या देखेंगे तो आपको ये प्रोविज़न अगर रखना है तो आपको ब्रेकर वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई हमें CSD लगाना है, तो CSD का भी आप स्कीम जो है दे दीजिए उसमें वायरिंग डायग्राम में, तब आपको वो देगा, नहीं तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो CSD का प्रोविज़न नहीं देगा तो आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो CSD का क्या काम है डियर, एक कंट्रोल वेव में आपको
एक ही समय पे स्ट्राइक करके तीनों फेज के वेव फॉर्म आई को जीरो करना, अदरवाइज ट्रांजिएंट डेवलप होगा। तो ये तो काम था आपका किसका, CSD का, कंट्रोल स्विचिंग डिवाइस। एक डियर लास्ट आपका क्या होता है, PIR। PIR क्या करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंसर्टन रेजिस्टेंस भी। देखिए आपका लास्ट क्या है, PIR। तो प्री इंसर्टन रजिस्टर, इसको क्या होता है, इट इज़ ए स्पेशल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रेकर। अब क्या होता है दोस्तों, जो बड़े लेवल के वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे कि 765 हुआ आपका, जनरली तो या मोस्टली बोलेंगे तो 765 में ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि 765 में ही सबसे ज़्यादा जर्क आने की ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, 765 में इतना ज़्यादा कैपेसिटिव स्विचिंग होने लगता है दोस्तों कि उसमें क्या होता है, शॉक डेवलप होने लगता है ब्रेकर में। तो एक रेजिस्टेंस ही आपको पता है ऐसा होता है जो उस शॉकिंग, जो जब शॉक डेवलप होता है तो करंट ज़्यादा बहुत स्पाइक में बढ़ता है, तो उसको रेजिस्टेंस से ही कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम लोग जो है 765 में जनरली PIR लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट ब्रेकर आज कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।